नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव एमएससी सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत उद्ध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई वैद्युत उद्ध्रुव है तो वैद्युत उद्ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत उद्ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट पर यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत उद्ध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी पॉइंट मतलब वो पॉइंट मान लो यहां पर है ए ऐसे, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है और इससे आर दूरी पर यहां एक पॉइंट पी होगा इस जगह पर, ठीक है, और यहां पर हमें निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने कई रास्ता के बाद। देखिए अगर दो चीजें आपको पता है, क्या आर और थीटा, तो आर और थीटा अगर आपको ज्ञात है तो आप पूरे ब्रह्मांड के किसी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट, ठीक, और यहाँ पर कोई बिंदु पी है और हमें यहाँ पहुंचना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां से आप एंगल चेंज कीजिए, थीटा चेंज किया, आप इस पॉइंट पहुंचना है, यहां दूरी आर बढ़ा देंगे, तो दूरी आर बढ़ा लिए और यहां हमने क्या किया, यहां से थीटा चेंज किया और यहां डिस्टेंस हमने बढ़ा लिया, इस पॉइंट पहुंच गए। अगर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट प्राप्त करना है, कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पॉइंट प्राप्त करना है तो यहां से थीटा चेंज करेंगे, अगर वो पॉइंट दूर है हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यानी आर और थीटा अगर आपको पता है तो आप ब्रह्मांड के किसी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में ना, ठीक। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है वैद्युत उद्ध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात यही है कि एक वैद्युत उद्ध्रुव होगा और वैद्युत उद्ध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्यारा सा वैद्युत उद्ध्रुव बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, ये है एक वैद्युत उद्ध्रुव, क्या है, ये है एक वैद्युत उद्ध्रुव, ये एक वैद्युत उद्ध्रुव है। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत उद्ध्रुव जो होता है वो -q और +q आवेश से मिलकर के बना होता है। ठीक, अच्छा, और हम जानते हैं कि वैद्युत उद्ध्रुव के दोनों आवेशों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि वैद्युत उद्ध्रुव का अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है और वैद्युत उद्ध्रुव का जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन भाई साहब -q से +q तरफ होती है। तो इस द्विध्रुव का क्या होगा, अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा जिसकी दिशा किधर होगी, -q आवेश से +q तरफ, मतलब इधर होगी, इधर। ठीक, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी है, एक सदिश राशि। ठीक, अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने मान लिया कि माना इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, क्या है, O। ठीक, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है Q, पॉइंट क्या है, Q, और हमें इसी पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि ये -q आवेश, ये +q आवेश है, तो जाहिर सी बात है अगर आवेश ये -q +q आवेश है तो दोनों आवेश किसी न किसी पॉइंट पर होंगे। तो जो ये बिंदु आवेश -q मान ली बिंदु A पर है और जो +q कहां, बिंदु B पर है। ठीक, ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जो आपके पास ये वैद्युत उद्ध्रुव दिख रहा है, हम जानते हैं कि इस वैद्युत उद्ध्रुव का आघूर्ण क्या है, P है। अब ये जो वैद्युत उद्ध्रुव आघूर्ण P जिसकी डायरेक्शन है, आप मान लीजिए कि वो R से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ठीक, और ये जो वैद्युत उद्ध्रुव है, अब हम इसके आघूर्ण P को दो घटक में तोड़ेंगे, कितने घटक में, दो घटक में। अब जब दो घटक में तोड़ेंगे तो प्रश्न है कि पहला घटक किधर जाएगा और दूसरा वाला किधर जाएगा। ठीक, तो देखिए इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, जब इसको दो घटकों में तोड़ेंगे तो भाई साहब जिसका पहला घटक होगा, पहला घटक वो OQ के अनुदिश जाएगा, OQ के अनुदिश, और जो दूसरा घटक हम लेंगे उसको हम OQ के लंबवत लेंगे। मतलब पहला घटक OQ के अनुदिश, इसको तोड़ेंगे यहां से इसको तोड़ेंगे, P को दो घटकों में तोड़ेंगे तो इसका जो पहला घटक होगा वो किधर जाएगा, OQ के अनुदिश इधर जाएगा, इधर, और जो इसका दूसरा घटक होगा वो OQ के लंबवत इधर जाएगा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है,
तो देखिए इसका जो पहला घटक हम तोड़ेंगे इसको, इसका पहला पार्ट किधर जाएगा, इसका जो पहला पार्ट होगा वो OQ के अनुदिश जाएगा, मतलब इधर जाएगा ऐसे। आई बात ना, इस तरह से। ठीक, ये बात क्लियर है? ठीक। और जो इसका दूसरा घटक होगा वो OQ के लंबवत होगा, यानी कि इधर होगा, इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे। बात क्लियर है? इस तरह से। ठीक, ठीक है भाई साहब। हाँ, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P का पहला घटक, पहले घटक देखिए P को हमने तोड़ा, जो पहला घटक वो OQ दिशा में गया और दूसरा घटक OQ के लंबवत गया। अच्छा ठीक, अब ये बताइए, हम जब जान रहे हैं कि ये -Q + Q से मिलकर बना है, तो जब इसका पहला पार्ट बताओ, पहला पार्ट अगर यहां से तोड़ के हम इधर ले गए, समझ लिए -Q नीचे आ गया और +Q इधर चला गया। ठीक, और दूसरा पार्ट हम इधर ले गए तो -Q वहां आ गया, +Q इधर आ गया। ठीक, अच्छा अब ये बताइए कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण P को हमने दो घटक में तोड़ा, तो पहला घटक इधर गया, तो इस पहले घटक की वैल्यू क्या होगी? इस पहले घटक की वैल्यू क्या होगी? अगर ये P है तो बताइए इधर एंगल थीटा है, तो बताइए द्विध्रुव आघूर्ण का जो घटक इधर गया है OQ दिशा में, OQ दिशा में इधर जो गया है उसका मान हो जाएगा P cos थीटा। बात यह है, और इस P का जो घटक इस साइड गया है, यानी कि OQ के लंबवत गया है, इधर थीटा नहीं है, इसलिए इधर कौन सा पार्ट आएगा? इधर आएगा P sin थीटा। इधर कौन सा पार्ट आएगा? इधर जो पार्ट आएगा वो आएगा P sin थीटा, P sin थीटा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब ये बताइए कि अगर हमें द्विध्रुव के, ये जो वैद्युत ध्रुव है, इसके कारण r दूरी पर यहाँ पॉइंट Q है और इसी पॉइंट Q पर हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर इस पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, ठीक है, तो आप जरा देखिए, जो ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट Q, ये देखिए इस वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P cos थीटा, जो इधर का द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा, इस P cos थीटा देखिए अनुदिश है, मतलब इसकी दिशा में है, कहने का मतलब कि P cos थीटा की ये अक्षीय स्थिति में है। आई बात सुना? और अगर हम इस द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण अगर यहाँ निकाले वैद्युत क्षेत्रता, तो देखिए ये जो तीव्रता यहाँ पे तीव्रता आएगी, देखिए ये पॉइंट जो Q है वो इस P sin थीटा के लंबवत है, यानी P sin थीटा के निरक्ष में ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इस P sin थीटा के लंबवत है, तो ये निरक्ष में, किसके? P sin थीटा के निरक्ष में ये पॉइंट। लेकिन P cos थीटा देखिए, जो इधर जा रहा P cos थीटा की अक्ष में ये पॉइंट, बात समझ ना? इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो बिंदु Q है वो P cos थीटा के अक्ष में है, अक्षीय स्थिति में है, और P sin थीटा की ये निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि P sin थीटा के लंबवत ये बिंदु Q है। बात क्लियर है? ठीक, तो अब हम मान ले रहे हैं कि माना कि जो P cos थीटा है, P cos थीटा कारण इस बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो क्या होगी? E1 होगी। क्या होगी? E1। बात समझ ना? अच्छा, ये दिशा E1 दूर क्यों है? क्योंकि अगर इसको दो पार्ट में तोड़े, -Q इधर आ गया, +Q वहां आ गया, तो आप जानते हैं अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है -Q से +Q की तरफ होती है, जब उधर होगी तो E1 उधर जाएगा। बात क्लियर है? और जो P sin थीटा है इसके निरक्ष में पॉइंट है, और आप जानते हैं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो +Q आवेश से -Q आवेश की तरफ होती है, तो उसको हमने तोड़ा, इधर -Q इधर +Q आ गया, तो इसके कारण P sin थीटा के कारण अगर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? +Q से -Q तरफ, मतलब इधर होगी, इधर, ऐसे इधर। बात समझे ना? तो मान लीजिए तीव्रता कितनी है? E2 है। कितनी है? E2। अब बताइए E1 इधर भाग रहा है और E2 इधर जा रहा है। अब सुनो, तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो तो भाई साहब इधर ही जाएगा। आई बात सुना? तो मान लीजिए कि E1 और E2 का जो परिणामी है वो क्या है? E है। क्या है? E। बात समझ आई? और यही मान लीजिए कि माना E1 और E के बीच जो एंगल है वो एंगल कितने का है? वो एंगल मान लीजिए कि फाई का है। कितने का है? फाई का। बात समझ में आई? ठीक, अब सुनिए, अब यहाँ पे सारी कहानी हम लोग लिखेंगे, सारी कहानी यहाँ पे लिख दी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी कि एक द्विध्रुव है जो -Q +Q आवेश से मिलकर बना है, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में तोड़ा गया, दो घटक में तोड़ा गया है। एक घटक क्या? P sin थीटा, दूसरा क्या है? P cos थीटा। P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में बिंदु Q है, इसलिए P cos थीटा का यहाँ तीव्रता क्या है? E1 है। P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में बिंदु ये Q है, इसलिए P sin थीटा का यहाँ तीव्रता क्या है? E2 है। E1 और E2 को परिणामी तीव्रता क्या है?
ई है। ठीक है, इतनी सारी कहानी यहाँ पे लिखी जाएगी बिना कुछ कहे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर क्या है? बना है, मिलकर बना है। ठीक है, या ठीक है। अब मान लेंगे कि माना इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या है? P है। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या भाई साहब? वो क्या है? P है। बात ये है, क्या है? P है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में विभाजित करने पर, दो घटकों में तोड़ने पर जो P cos थीटा है, P cos थीटा वो क्या होगा? OQ के अनुदिश होगा, और P sin थीटा OQ के लंबवत है। आई बात सुना? अब यहाँ लिखेंगे P को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर ठीक है, ठीक। P sin थीटा OQ के लंबवत है और P cos थीटा OQ के अनुदिश है। ठीक है, P cos थीटा किधर? OQ के अनुदिश है, ठीक ना। तथा जो P sin थीटा है, P sin थीटा वो क्या है? वो OQ के लंबवत है। बात समझ में आई? ठीक, जो P sin थीटा है, P sin थीटा ये P sin थीटा OQ क्या है? लंबवत है, और जो P cos थीटा ये P cos थीटा ये क्या है? OQ के अनुदिश है। P cos थीटा OQ के अनुदिश है। बात क्लियर है? ठीक, अब ये मान लेंगे कि माना P cos थीटा और P sin थीटा के कारण बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या है? E1 और E2 है। यही मान लीजिए कि माना क्या? P cos थीटा तथा P sin थीटा के कारण कहां? बिंदु Q पर, के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ठीक है, क्रमशः क्या क्या भाई? क्या क्या है? P cos थीटा कारण E1 है और P sin थीटा कारण E2 है। ठीक है, हाँ, तो P cos थीटा कारण क्या है? E1, ठीक है, तथा P sin थीटा कारण क्या है? E2 है। E1 तथा E2 है। बात समझ में आ गई? ठीक, अगर ये बातें आप समझ गए हैं तो अब कुछ करना नहीं, सारी कहानी क्या है? खत्म हो गई। ठीक है, जरा देखिए, P cos थीटा कारण बिंदु Q पर तीव्रता E1 है। ठीक है, तो E1 का मान निकालें, तो बताइए E1 का मान क्या हो जाएगा? E1 बराबर, देखिए अगर ये अच्छी स्थिति में है, ये बिंदु Q P cos थीटा क्या है? अच्छी स्थिति में है, तो बिंदु Q पर जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और देखिए जब ये अच्छी स्थिति में बिंदु Q है तो अच्छी स्थिति में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3, 2p क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताइए इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P cos थीटा है। क्या है? P cos थीटा ये है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या लेंगे? P cos थीटा। बात क्लियर है? 2p/r3, r क्या है? इस बिंदु O से Q के बीच की दूरी। आई बात सुना? ठीक है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2p/r3। r3 क्या भाई? बिंदु O से Q के बीच दूरी, यहां क्या हो जाएगा? r3। इसमें थोड़ा सा एक छूटा हुआ है कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी का एक बिंदु Q है जिसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, से मिलकर बना है। जो मेन मुद्दे की बात तो छूट गई। क्या छूटा है? कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर क्या एक बिंदु P है। यहां मान लेंगे, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से कितना दूरी पर, से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है, एक बिंदु क्यू है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा ठीक। तो ये बताइए P cos थीटा कारण बिंदु Q पर तीव्रता क्या E1 हुआ क्या 1/4 2P r क्यू, ठीक। और ये बताइए P sin थीटा कारण इस पर तीव्रता E2 है, तो E2 का मान कितना होगा, E2 मान क्या होगा, E2 का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0। फिर क्या होगा, देखिए हम जान रहे कि P sin थीटा के निरक्ष में पॉइंट है, तो अगर P sin थीटा के निरक्ष में पॉइंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाएगी निरक्षीय स्थिति में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब है, निरक्षीय स्थिति क्या है P बाई आर क्यूब। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब, P क्या है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताइए इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्योंकि हम इसके कारण निकाल रहे ना, तो P sin थीटा कारण निकाल रहे हैं यहाँ तीव्रता, तो हम आघूर्ण कौन से लेंगे, P sin थीटा। आई बस ना, तो यहाँ हो जाएगा P sin थीटा बाई आर क्यूब। आर क्या है, इस बिंदु से इसके बीच की दूरी, दूरी क्या है आर, हो जाएगा आर क्यूब। बात कन्फर्म है? ठीक। तो E1 E2 हमें मिल गया। अगर हमें E1 E2 मिल गया है तो हम इस बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता E निकाल सकते हैं। आई बात सुना? ठीक। जरा ये बताइए E1 और E2, E1 और E2 इसके बीच एंगल कितने का है, 90 का है। E1 E2 एक दूसरे क्या है, लंबवत है। अगर एक दूसरे के लंबवत एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा, तो इनके परिणामी तीव्रता क्या होगी, E होगी। तो आप मान लीजिए कि माना बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता वो क्या है, परिणामी तीव्रता मान लीजिए कि E है, क्या है E। तो E का मान निकाल तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक। थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री। भाई E1 और E2 के एंगल कितने का है, 90 का है। cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर cos 90 का मान 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा E इक्वल टू कितना, अंडर रूट E1 स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर। बात क्लियर है? क्योंकि cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। cos 90 का मान 0 गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो E का मान आ गया क्या, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक। अब कुछ करना नहीं है बाबू, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सब यहाँ E1 E2 आप जान रहे हैं। देखिए E1 का मान आप यहाँ जान रहे हैं, E2 का मान आप यहाँ जान रहे हैं, तो कुछ करना नहीं भाई, यहाँ से E1 का मान यहाँ से E2 का मान ला के यहीं पे रख देना है। तो हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर, E1 का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा 2P cos थीटा, 2P cos थीटा, ठीक है। और बाई कितना है R क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा R क्यूब, ठीक। यहाँ स्क्वायर तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और प्लस फिर E2 स्क्वायर है, E2 का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन 0 P sin थीटा बाई R क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 P sin थीटा बाई R क्यूब, ठीक। इसका स्क्वायर है तो आप यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर, ठीक। अभी हो जाएगा अंडर रूट, देखिए स्क्वायर तो सब पे आएगा, स्क्वायर इस पे आएगा, इस पे सब पे आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले जब देखिए अगर यहाँ स्क्वायर रखेंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए सुनिए, यहाँ हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, इसका पूरा क्या हो जाएगा, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। इनटू ये स्क्वायर 2 पाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पी पाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आर क्यूब पाएगा तो आर की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक। प्लस यहाँ देखिए ये स्क्वायर आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 पे हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, इसका पूरा होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर पी पाएगा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, साइन पाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब पाएगा तो आर की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो कॉमन है आप कॉमन लीजिए, देखिए कॉमन क्या क्या जा रहा है, सुनिए अंडर रूट लगाइए 1/4 एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इसमें है और 1/4 एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इसमें है, तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक। अच्छा ये और क्या कॉमन जा रहा है, और क्या कॉमन जा रहा है भाई साहब, देखिए यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर, इसमें से पी स्क्वायर भी क्या हो रहा है कॉमन जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 वहां 4 है नहीं,
कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन नहीं जाएगा, नीचे देखिए बाई आर की पावर 6 है, ये कॉमन जाएगा, वहां पे देखिए आर की पावर 6 ये भी कॉमन चला जाएगा। ठीक, तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा देखिए, यहां से निकल गया कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा 4 बचा। ठीक, पी स्क्वायर कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा। क्लियर है, प्लस ये तो निकल गया बाहर, यहाँ देखिए कॉमन चला गया, यहाँ पी स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे आर की पावर 6 कॉमन चला गया, तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक, आप सुनिए ध्यान से, ये बताइए स्क्वायर से कर्डी तो हट जाती है, तो बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कर्डी इसकी हट जाएगी, ये कहां निकल जाएगा बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहां निकल जाएगा बाहर, पी स्क्वायर से कर्डी हट जाएगी, पी कहां जाएगा बाहर, आर की पावर 6 का वर्गमूल आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे कॉस स्क्वायर को साइन बदल लीजिए, चाहे साइन को कॉस बदल लीजिए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करूंगा। आई बात सुना, तो भाई यहाँ तो जगह है नहीं, जगह तो है नहीं मेरे भाई, तो कुछ करना नहीं है बाबू, आप लोग इसे आराम से लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई बात सुना, ताकि मैं इसे मिटा दूं और मिटा के ये वैल्यू ला करके मैं यहाँ पुट कर दूं। बात क्लियर है जी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा ला 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 ला। हो गया भाई, हो गया, तो मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसे भाई साहब मैं धीरे से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा सब मिटाएंगे लेकिन इसे नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसकी थोड़ा सा हमें जरूरत है। ठीक है, अब इसे भी हम क्या करेंगे, मिटा दीजिए भाई, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, जल्दी से मिटा दीजिए भाई। चलिए मिट गई थी। हाँ, तो अब क्या करेंगे बाबू, आप समझिए, यहाँ पे जो ई का मान आ रहा है, वो ई का मान क्या आ रहा है, जो ई का मान आ रहा है वो मान आ रहा है ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या बच रहा है पी बाई आर क्यूब। बात क्लियर है, और क्या है अंडर रूट, यहाँ देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है, आप लिखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर दुनिया जानती है भाई, दुनिया जानती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाई आर क्यूब, पी बाई आर क्यूब, और देखिए यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ -1 cos स्क्वायर थीटा है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटेगा, तो कितना बचेगा, बचेगा भाई 3 cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, और यहाँ बचेगा +1। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया ई का मान, किसका मान, ई का मान, यानी कि बिंदु आवेश के कारण, ध्यान सुनना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा +1। बात क्लियर है, ओके ठीक, ये आपका एकदम जबरदस्त फार्मूला आ गया जगमगाता हुआ। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, वो काम क्या है, देखिए हम ये निकालते हैं कि जो परिणामी तीव्रता ई है इसकी डायरेक्शन किधर है, तो मान लीजिए कि जो परिणामी तीव्रता ई, देखिए इधर मैं द्विध्रुव माना था यहाँ पे, है ना, यहाँ पॉइंट ओ था, इधर ओ क्यू था। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ओ था, इधर क्यू है, तो आप मान लेंगे कि माना कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है वो ओ क्यू से कितने एंगल पर है, पाई, या मान लीजिए कि E1 से 5 डिग्री पर है। आई बात सुना, ये मान लीजिए, क्या मान लेंगे कि माना परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ठीक है, किससे, OQ से, OQ से कितने एंगल पर है, फाई कोण पर है, फाई कोण पर है। ठीक है,
इधर OQ था, OQ दिशांक कौन E1 है, OQ दिशांक कौन है E1 है, तो मान से यही मान सकते हैं कि E1 से वो फाई कोण पर जा रहा है। आई बात सुना। अब इस फाई का मान निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाई का मान क्या होगा, सुनिए। अगर यहां से फाई का मान निकालें तो tan थीटा चले या tan फाई चले, तो tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो tan फाई देखो लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, इधर ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इधर जब लंब होगा तो इस लंब की लंबाई, जो इस लंब का जो मान है, जो परिमाण आएगा इस लंब का, वो इसी में बराबर होगा, ये इसी बराबर होगा, E2 में बराबर होगा। ये tan फाई बराबर जब लंब लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब ये है तो इसका मान इसी में बराबर होगा, E2 के, E2 बराबर होगा। यहां हो जाएगा tan फाई बराबर लंब ये हो जाएगा, ये लंबाई किसकी है, E2 की है, तो जाएगा E2 बटे आधार, आधार क्या है ये E1। बात क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस E2 E1 ला करके मान रख देना है। तो इसे मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, ठीक। तो यहां हो जाएगा tan फाई इक्वल टू देखिए यहाँ पे E2 और E2 का जो मान था, E2 का जो मान था वो क्या था भाई साहब, ठीक। जो E2 का मान था यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए E1 तो अच्छी स्थिति में था और E2 निरक्षीय स्थिति में था, ये निरक्षीय स्थिति में था, ठीक है। तो E2 का मान क्या हो जाएगा, E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब ये निरक्ष में है तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r3 निरक्षीय स्थिति में। तो P जहां क्या था भाई, मैं यहां से मान निकाल हटा दिया हूं, मैं यहां से वैल्यू हटा दिया, मिटा दिया हूं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अक्षीय स्थिति में रहा था वैद्युत तीव्रता वो E1 था और निरक्षीय में क्या था, E2 था, ठीक है। तो E2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए E2 का जो मान होगा, E2 में जान रखें हम, ये जो E2 है ये किस पॉइंट मतलब बिंदु Q पे ही तीव्रता है। लेकिन जो द्विध्रुव हमने दो घटक में तोड़ा था, दो घटक में हमने तोड़ा था, उस दो घटक में एक घटक क्या था, P sin थीटा था। तो P sin थीटा के निरक्ष में पॉइंट था, क्या था, निरक्ष में। तो यहाँ पे जो E2 का मान मैं यहाँ इसके पहले लिखा तो मिटा दिया हूँ, वो मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा, क्या था, P sin थीटा बाई r3, ये था, डिवाइड बाई E1 क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इधर है। E1 का मान कितना था, इसके पहले मैं निकाला था, वो मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बाई r3, ऐसे था, ठीक। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं बाबू, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा tan फाई इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कट गया, ठीक है। अच्छा देखिए P साइन, देखिए P से P चला गया, r³ से r³ चला गया, ठीक है। तो क्या बचा 1/2 बचा, 1/2 भाई, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 2 1/2, यहाँ साइन थीटा बचा है और नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा, यहाँ देखिए ये, ठीक। तो हो जाएगा tan फाई इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान ना, ये tan फाई है, इधर tan थीटा है, मतलब कि जो tan फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 tan थीटा। अगर आप चाहें यहाँ से फाई की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। सब्सक्राइब करके आल यानी कि बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ √3 cos थीटा प्लस 1। और जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E आई है वो माना E1 से फाई एंगल पर है, तो tan फाई का मान कितना हो जाएगा, 1/2 tan थीटा। बात कंफर्म है। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और ध्यान दीजिए कि अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।